नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आज हम फोकस करने वाले हैं विमेन लेड एमएसएमईज पर। बदलते दौर में वो किस तरह कदम बढ़ा रहे हैं, नई संभावनाओं के लिए कैसी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कारोबार के मोर्चे पर क्या है उनके सामने प्रमुख चुनौतियां और उन्हें किस तरह की सपोर्ट की है उम्मीद। इन्हीं सब पहलुओं पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हरजिंदर कौर तलवार, वाइस प्रेसिडेंट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी CMSME, के रमा देवी, प्रेसिडेंट, एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया एलीप, और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर S ग्लोरी स्वरूपा, फॉर्मर DG, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज NIMSME। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत करते हैं डॉक्टर तलवार के साथ। डॉक्टर तलवार, फॉर्मल चैनल से टाइमली और एडुकेट फाइनेंस MSMEs के लिए चुनौती रही है, वहीं महिला उद्यमियों के लिए जहां तक कोलैटरल अरेंज करने की बात है वो मुश्किलों को और बढ़ा देता है। हाल ही में आई SIDBI की रिपोर्ट बताती है कि क्षेत्र में करीब 30 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है। वहीं विमेन ओन्ड MSMEs के लिए यह गैप करीब 35% है। इसको आप किस तरह रीड करते हैं और फाइनेंस की चुनौती पर क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही बात की है कि फाइनेंसिंग और एक्सेस टू फाइनेंस हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है MSMEs के लिए। मैं खुद एक वुमेन फाउंडर हूँ एक MSME उद्योग में जिसमें हमें फंडिंग की ज़रूरत, बिकॉज कई बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग है स्पेशली उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत होती है। सो यूजुअली जब हम कभी भी क्रेडिट लेते हैं तो इंडिया में ज़्यादातर प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग जो होता है वो बैंक से होता है। RBI की गाइडलाइन में अगर आप NPA किसी को घोषित करते हैं तो उसकी 90 डेज की लिमिट है। उस NPA की हम लिमिट को ही बढ़ा दें और उसको थोड़ा बढ़ा दें ताकि MSMEs को थोड़ा और समय मिल जाए कि वो पे कर सके अपनी इंस्टॉलमेंट, अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट जो वो देते हैं। औरतों के नाम पे बहुत ज़्यादा कोलेट्रल्स नहीं होते। मतलब इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि यूजुअली द एसेट्स आर इन द नेम ऑफ मेन और इन द नेम ऑफ सन्स। अब बदल रहा है, परंतु पुराने ज़माने से यही है कि कोलेट्रल औरत के पास नहीं होता। तो उसके लिए कोलेट्रल फ्री एक CGT MSME स्कीम है, बहुत बढ़िया है। परंतु उसके अलावा अगर हम इसे कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग कर दे बैंक से, वो बहुत बड़ा कदम होगा। अगर हम जेंडर फोकस प्रोग्राम कर दें, छोटे छोटे क्रेडिट स्पेशलाइज क्रेडिट गारंटी स्कीम के प्रोग्राम बनाएं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बनाएं, औरतों के लिए ऐसी चीज़ें कर दें जिसमें औरतें अपने आप को ट्रेन कर पाएं। तो यानी आप NPA नॉर्म्स में रिलैक्सेशन चाहते हैं, साथ ही आप कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग मॉडल का भी जिक्र कर रहे हैं। हम इस पर लौटेंगे, फिलहाल रमा जी का रुख करते हैं। रमा जी, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस का एनुअल सर्वे दिखाता है कि फीमेल ओन्ड प्रोप्राइटरी इकाइयों की हिस्सेदारी FY23 में करीब 23% से बढ़कर FY24 में 26% के पार चली गई है। ग्रोथ के नजरिए से इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? They have created a very good impact of introducing many women entrepreneurs to the sphere of economic activity. This is reflected mostly by these 2 years, from the year 24 to 25. The status has improved and up to 24 to 25% is the growth rate in women entrepreneurship. Soon by 2030, we want to reach at least 30%, and later maybe 90% is the objective of, all the stakeholders. There are schemes introduced to address women's participation in the economic activity, and also impetus is given to the skill development, which leads to the self-employment. In a way, it is also economic activity. डॉक्टर ग्लोरी, MSME क्षेत्र में क्रेडिट गैप, इसको आप महिला उद्यमियों के नजरिए से खासकर कैसे देखते हैं और आगे की राह आपको कैसी दिखती है? 30 लाख करोड़ का गैप जो है, अंतर है, और वो पूरा सेक्टर में बताया जाता है कि 24% इट कंट्रीब्यूट फॉर द टोटल लेंडिंग, क्रेडिट लेंडिंग के बारे में बताया जाता है। तो ये केवल नंबर नहीं है, महिलाओं के लिए एक अच्छा सा पॉलिसी और
फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमारा जितने भी है, प्रोसीजर जो भी है, उसमें थोड़ा इनोवेशंस लाके इनके लिए कस्टमाइज करके अगर नया फॉर्मूला लाया गया तो केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, मगर ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर कैटेगरी के लिए भी भला होगा। और जितने भी ट्रेडर्स हैं एमएसएमई इकोसिस्टम में, उनका गैप तो महिलाओं से भी ज़्यादा है। इसी तरह सर्विस सेक्टर में भी वो हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो ऑलमोस्ट 29% गैप दिखाई देती है, और खाली मेल एंटरप्रेन्योर के लिए ये गैप कम है। डॉक्टर ग्लोरी, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोलैटरल का चैलेंज रहता है। देखा जाए तो ज़्यादातर महिलाओं के नाम पर इंडियन सोसाइटी में एसेट्स नहीं होते हैं। फाइनेंसिंग के मोर्चे पर यह पहलू अहम है। योर टेक ऑन दिस एस्पेक्ट? डेफिनेटली ये तो हिंड्रेंस है, क्योंकि हमारा जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, तो वो तो कोलेटरल के लिए और सिक्योरिटी के लिए और ये डाउन पेमेंट के लिए, तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। और इसके अलावा ये महिला लोग खासकर फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बजाय तो लोकल जितने भी मनी लेंडर्स हैं उनके पास जाते हैं और अपना परिवार से उनके लोग वहाँ से पैसा लेने की कोशिश करते हैं, नहीं तो अपना दोस्त आसपास में जितने जान पहचान वाले हैं वहाँ से लेने की कोशिश करते। वहाँ पे तो इंटरेस्ट रेट का कुछ कैलकुलेशन नहीं होती है, तो अपना मुंह मांगे इतना होता है। और वो तो सस्टेनेबल फार्मूला नहीं है और वो तो स्केलेबल फार्मूला भी नहीं है। एक बार ऐसा नॉन रिकॉग्नाइज्ड एंड नॉन फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंडिविजुअल से ये क्रेडिट लिया जाता है, तो उसी चक्कर में वो लोग फंस जाते हैं, तो दे विल नेवर कम आउट ऑफ दैट। डॉक्टर तलवार, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूती देने के लिए यूं तो कई कदम उठाए जा रहे हैं, पर विमेन एंटरप्रेन्योर्स की मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या खास करने की जरूरत है? मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी इनफैक्ट एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो अब शेप ले रहा है, और इसमें बहुत फोकस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग पे। जो इस बार का बजट आया है हमारा इंडिया में, उसमें जो आपने एमएसएमई की डेफिनेशन में चेंज लाया है, ये सोच कि एक एमएसएमई 500 करोड़ तक टर्नओवर कर सकती है, एक बहुत बड़ी सोच है, एक विजन दिखाता है, और ये विजन ही मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इशारा करता है, बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम चाहते हैं कि एमएसएमईज आएँ, और औरतें इसमें बिल्कुल भी कोई पीछे नहीं है। आज की औरतें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बहुत आगे बढ़ रही हैं। फाइनेंस में जब अगर आप हमें इसमें क्रेडिट जो दें, उसमें थोड़ा ग्रेस पीरियड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, विमेन ऑन्ड एमएसएमई के लिए बढ़ा दें, उससे उनको मदद मिलेगी। ऐसे हम इंडस्ट्रियल स्पेसेस बना सकते हैं जहाँ पे क्रैशेस हों बच्चों के लिए, ताकि जो औरतों के बच्चे छोटे हैं वो छोड़ ना दे काम, वहाँ पे लेके जाएं, अपने बच्चों को वहाँ छोड़ें, काम करें और बच्चों को लेके आ जाएं। मैं सोचती हूँ कि अगर ये 2 चीज़ें हो जाएं तो इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। औरतों की ऑन्ड ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन एक बनी होनी चाहिए। बैंक के पास जब आप क्रेडिट लेने जाते हैं तो वो उनसे जब आप बोलते हैं कि आप मेरे को इंटरेस्ट सबवेंशन दीजिए बिकॉज आई एम अ जेन्युइन वुमेन ऑन्ड एंटरप्राइज, so they say there is no such definition with us. We don't know. I mean, there's no definition of women-owned enterprise in banking system. In banking system, I'm saying. एक तो अगर आप उसमें कोई ग्रेस पीरियड दे दें, दूसरा अगर आप क्रैश फैसिलिटी दे दें इंडस्ट्रियल जोन्स में या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, और तीसरा अगर आप उसकी डेफिनेशन फिक्स कर दें जहाँ पे वो जाके कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ले पाए, देन मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा इजाफा मिलेगा। आप विमेन वर्कफोर्स के लिए क्रैचेस की बात कह रहे हैं, वैसे बजट में डॉर्मेट्री टाइप फैसिलिटीज़ की भी बात रखी गई है। आइए अब हम डॉक्टर ग्लोरी का रुख करते हैं। डॉक्टर ग्लोरी, फाइनेंसिंग की चुनौती ज़रूर है, लेकिन क्या फॉर्मलाइजेशन से राहत मिल सकती है? उद्यमी जिस तरह से उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आगे आ रहे हैं, क्या इससे एक्सेस टू क्रेडिट में भी उन्हें सपोर्ट मिल रहा है? साथ ही आप डिजिटल लेंडिंग के पोटेंशियल को कैसे देखते हैं? उद्यम रजिस्ट्रेशन वो बहुत ही प्रोत्साहदायक है और एमएसएमईज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये फॉर्मलाइजेशंस के द्वारा तो वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं, जितना भी योजनाएं हैं, सब्सिडीज़ है, जितना भी बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस है, नॉट ओनली एमएसएमई मंत्रालय मगर लाइन मंत्रालय जो भी है, इसके अलाइड मिनिस्ट्रीज, उसके स्कीम्स के लिए भी ये लोग
एलिजिबल हो जाते हैं और इनका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और ये डिजिटल लेंडिंग अभी हमारा देश में चल रहा है, मगर इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये रिपोर्ट्स ये बताते हैं पूरा मिलाकर केवल 18% MSMEs ही इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 90% ऑफ द ये उद्यमी ये डिजिटल पेमेंट UPI के द्वारा कर रहे हैं, मगर ये प्लेटफॉर्म्स जितना भी है तो इनका अवेयरनेस ये महिला उद्यमियों के लिए पास नहीं है, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को भी इनका जानकारी नहीं है। टेक्नोलॉजी है, इनका अवेयरनेस होना चाहिए, इनका अडॉप्शन भी होना चाहिए और इनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इनके लिए इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छा सा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण होना चाहिए देश भर में, खासकर महिला उद्यमियों के लिए, और ये प्रशिक्षण के द्वारा वो लोग सीख सकते हैं। रमा जी, आइए हम बात करते हैं प्रोक्यूरमेंट की। जिस तरह सेंट्रल मिनिस्ट्रीज PSUs को सालाना प्रोक्यूरमेंट का 25% MSCs से लेना होता है, उसमें 3% विमेन MSCs के लिए निर्धारित किया गया है। FY24 में MSCs से कुल प्रोक्यूरमेंट 43% रही, तो वहीं FY25 में ये 35% से ज़्यादा रही। लेकिन विमेन MSCs का टारगेट नहीं पूरा हो पा रहा है। FY26 की शुरुआत में हालांकि ये आंकड़ा करीब 5% पहुंच गया है। आपको इस पूरे डायनेमिक्स को जब एनालाइज करते हैं तो आगे की राह आपको कैसी दिखती है? Maybe we can even demand for 5% reservation towards women entrepreneurs. That's a procurement policy. The issues what we are facing with regards to as vendor for PSUs and other corporates is women coming to this kind of entering into economic activity it's only a 5-year-old, they are taking it seriously and they are becoming entrepreneurs, though they are unorganized. Like we have a very vibrant group of SHGs. Most of the women who are from middle class and all, they do not have the capacity to become a vendor for PSU because one aspect is the technology transfer is not happening, and also they need hand-holding support in becoming a supplier to a large industry. Preparedness for the entrepreneur to become a supplier to the industry involves a lot of activity, which includes standardization of the manufacturing and also getting certifications and also having credit limits which will make them sustain in their businesses. The trained manpower availability is also difficult. There should be some kind of earmarking of certain products, like women are good in certain areas, more in areas like making textiles, garmenting, food processing and electronics. These areas, women are good, and those can be reserved under this 3%. They will meet the requirement. And forming into consortium is very important way of handling this procurement reservation. डॉक्टर तलवार, जहां एक और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस और फैमिली में एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, तो वहीं कारोबार के लिए ट्रैवल भी करना होता है। इन सब के बीच ग्रोथ के लिए नेटवर्किंग कितनी जरूरी है, आपकी राय? Any woman thinks that I don't want to do networking, I don't have time, and still I want to be a successful businesswoman, the result will not be there. Networking is absolute importance first. And अगर even in public procurement, जब आप सरकारी महकमे में जाते हैं where the procurement is done by government, if you'll not go and meet the officers, if you'll not go and visit these government offices, they'll never buy it from you. For them, business is gender neutral. They don't see who's sitting in front of them, whether it's a man or a woman. And for a woman also, the business should be treated as a gender neutral thing. She cannot say, I'm a woman, so give me business. No, it doesn't work that way. You know what you want to do. You know how to sell your business. Whether it's through digital marketing or it is direct marketing or it is word of mouth, no business sells better than word of mouth. डॉक्टर ग्लोरी, क्रेडिट की चुनौती के अलावा एक्सेस टू मार्केट्स का भी चैलेंज है। वहीं डिजिटल दौर में ई-कॉमर्स से कारोबार के डायनामिक्स बदल रहे हैं, नई संभावनाएं खुल रही हैं, तो नए बाजारों, नए रीजन्स तक पहुंचना भी संभव हो गया है। आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं?
एंटरप्रेन्योर्स, महिला उद्यमियों के लिए अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और अच्छा प्रॉफिट्स लेने के लिए, उनको सस्टेनेबल करने के लिए ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो टाइम चल रहा है हमारा देश में और दूसरा देशों में, उनके साथ साथ जाने की बहुत आवश्यकता है। ये ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में तो जाने की सख्त ज़रूरी है, क्योंकि आजकल डोमेस्टिक मार्केट होने दीजिए, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में लोग देखना चाहता है प्रोडक्ट कैसा है और उनका पैकेजिंग कैसी है, उनका डिस्क्रिप्शन क्या होती है और टेक्निकल डिटेल्स जितने भी है वो लोग देखना चाहते हैं। वो देखकर तो ऑर्डर्स मिलते हैं और बिजनेस चलती रहती है। तो गवर्नमेंट ने ONDC प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया है, मगर इनका जानकारी भी बहुत सारे महिलाओं के लिए पास नहीं है। निम्समी के माध्यम से हम लोग जितने भी हमारे रूरल क्लस्टर्स है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स, उसमें बहुत सारे महिलाएं हैं, तो उनका कैपेसिटी बिल्डिंग हमने करवाया है। तो वो लोग उनको अच्छा से सिखाया, तो अपना प्रोडक्ट को कैसा तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम प्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और कस्टमर के पास पहुंच सकते हैं उनको, सो दैट दे कैन अप्रिशिएट। तो ये प्रयास चल रहा है। SME एक्सप्रेस में हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रोडक्टिविटी में सुधार के लिए क्या किया जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर इंडस्ट्री के नजरिए को चेक करेंगे। हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। आज बात विमेन एंटरप्रेन्योर्स की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरजिंदर कौर तलवार, K रमा देवी और डॉक्टर S ग्लोरी स्वरूपा। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। रमा जी, जियो पॉलिटिकल मोर्चे पर अनिश्चितताएं हैं और ग्लोबल ट्रेड में टैरिफ्स को लेकर चुनौतियां हैं। ऐसे में उद्यमी मौजूदा समय में क्या स्ट्रैटेजी बनाए प्रोडक्टिविटी को सुधारने के लिए और कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करने के लिए? Peaceful and secure, we can enhance in our business also. So this is what I feel, and I think what's happening around us, is a great opportunity now. You look at the players like China and other neighboring countries which are having various other issues, and they are a little bit, giving us an opportunity to showcase as a superpower, and we are going in the right direction as far as economy is concerned, because the focus of the government of India is on infrastructure development like road linkage and focusing on skill development and focusing on startup ecosystem. These are things which really matters for an entrepreneur. So here lies a great opportunity for women to pitch in and get into, take the opportunity as it is a golden period. आइए अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर तलवार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर वैसे तो कई स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन आप किस तरह के और एडिशनल मेजर्स की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उद्यमी का पूरा फोकस उनके कोर काम पर हो? Ease of doing business in actual sense should ease out my problems of doing business. So usually what happens, when you say it's a single window clearance system, वो एक विंडो के पीछे 100 विंडो खुलती है, उनको बंद करें। एक विंडो माने एक विंडो। That single window clearance system should actually be a single window clearance system, and an entrepreneur should not run pillar to post कि मेरा ये काम होना चाहिए। डॉक्टर ग्लोरी, रैंप यानी रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस के जरिए MSMEs को फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मार्केट्स पर सपोर्ट करने की योजना है। इससे महिला उद्यमियों को क्या उम्मीद करनी चाहिए? हर एक राज्य में तो ये इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। जितना हर एक स्टेट अपना ज़रूरत जो है, आवश्यकता जो है, तो वो स्टेट स्ट्रैटेजी प्लान बना के तो फंड अवेलमेंट भी हो गया है, डिसबर्समेंट भी हो चुकी है मार्केटिंग के लिए, खासकर इंटरनेशनल मार्केटिंग और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और कैपेसिटी बिल्डिंग और पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इन सब चीज़ों के लिए जोर दिया गया है। हर एक जिला में हमको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर है, वो स्टेट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट चलाती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर में अभी कैसा हम ये डिजिटल EDCs एस्टैब्लिश करके
उसका माध्यम से हम महिला उद्यमियों को और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, खासकर रूरल एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको हम सहायता करेंगे। तो इसका प्रयास चल रहा है। एक पायलट अभी तेलंगाना स्टेट में शुरू किया गया है। ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जितने लोगों का पेमेंट्स रुका हुआ है, अटका हुआ है, जो भी रीजन है, तो उनको एड्रेस करने के लिए भी रैंप स्कीम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लगभग 25 स्टेट अभी तक ये फंड अवेल कर चुका है और उसके माध्यम से महिला उद्यमियों के लिए और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारे फायदा होने वाली है। तो मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस होती है क्योंकि 22-23 फाइनेंशियल ईयर में 3000 महिलाओं का ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ है। वैसा 24-25 में 7000 ज़्यादा महिलाओं का कैपेसिटी बिल्डिंग देश भर में हुआ है। और ये 25-26 के लिए 25,000 महिलाओं का ट्रेनिंग होने के लिए सैंक्शंस मिल चुके हैं। अभी ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है जो महिला आगे चलकर एमएसएमई सेक्टर को लीड करने वाली है। चलते हुए रमा जी, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा ताकि उद्यमी अपना अगला कदम बेहतर रख सकें? The product marketing is one thing which focus need to be there, like branding it is important, like how we branded Sindura. I think we need to brand women's product. This will help them to get into markets. We have taken up a project under RAMP where SHGs are converted into MSMEs. This is the first project in the country. We look forward to some pilots and maybe we can change a little bit of the whole scenario. एसएमई एक्सप्रेस के सेशन में इतना ही। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के तमाम आयामों पर नजरिया रखने के लिए डॉक्टर हरजिंदर कौर तलवार, वाइस प्रेसिडेंट फिकी CMSME, के रमा देवी, प्रेसिडेंट अलीप, और डॉक्टर S ग्लोरी स्वरूपा, फॉर्मर DG NI MSME, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।